नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ने जा रहे हैं समुच्चय के अवयवों की संख्या। समुच्चय हमारे पास में अगर हम विचाराधीन समुच्चय लेते हैं ए और बी, तो ए के अवयवों की संख्या कैसे ज्ञात कर पाएंगे, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एन ए। बी के अवयवों की संख्या कैसे ज्ञात कर पाएंगे, या ए यूनियन बी के अवयवों की संख्या हम कैसे ज्ञात कर पाएंगे, या ए इंटरसेक्शन बी जो कि एक समुच्चय है के अवयवों की संख्या हम कैसे ज्ञात कर पाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। इनके बीच में हमें रिलेशन पता है, तो हम क्या करेंगे, एक वेन डायग्राम से इन सब को रिप्रेजेंट करके फिर हम ए इंटरसेक्शन बी के अवयवों की या ए यूनियन बी के अवयवों की संख्या ज्ञात करना सीखेंगे, या इसका नियम सीखेंगे कि क्या नियम होगा। तो एक उदाहरण ले लेते हैं, हम एक वेन डायग्राम बनाते हैं। सेट ए लेते हैं और सेट बी, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, अर्थात कॉमन एलिमेंट है, दोनों सेट में उभयनिष्ठ अवयव है। इसके अवयव ले लेती हूँ मैं 1 2 3 4 5 उभयनिष्ठ एंड 6 7 8 बाहर। यूनिवर्सल सेट है हमारा। तो हम ध्यान से देखें तो यहाँ यूनिवर्सल सेट में हमें कौन कौन से अवयव मिल रहे हैं, 1 2 3 से लेकर 8 तक। सेट ए में कौन कौन से अवयव हैं, 1 2 3 4 5। सेट बी में कौन कौन से अवयव हैं, 4 5 6 7। पिछले लेक्चर में बता चुके हैं कि अगर ए यूनियन बी के अवयवों की संख्या ज्ञात करें, तो हम यहाँ देखते हैं कि ए यूनियन बी क्या होगा, ये पूरा, अगर मैं इसको छायांकित कर दूँ, ए के सारे अवयव ले लूँ और बी के सारे अवयव ले लेती हूँ, तो ए यूनियन बी होता है। अब इसके अवयवों की संख्या हमें ज्ञात करनी है, तो हम यहाँ ये देखेंगे कि ए यूनियन बी के हमें डिफरेंट या अलग अलग कितने पार्ट नज़र आ रहे हैं, 3 पार्ट नज़र आ रहे हैं। इस पार्ट को हम ऑलरेडी अध्ययन कर चुके हैं। ये पार्ट एक समुच्चय ही है, ये भी एक समुच्चय, ये भी एक समुच्चय। इस समुच्चय को हमने क्या परिभाषित किया था, ये a माइनस बी है। a में से b के अवयवों को छोड़कर चांद की जैसा आकृति बन रही है, तो ये कहलाएगा a माइनस बी। और यहाँ से b में से a के अवयवों को छोड़ दिया जाए तो b माइनस ए प्राप्त होता है, ये b माइनस ए। और ये बीच में उभयनिष्ठ अवयव है जो a में भी आ रहे हैं, b में भी आ रहे हैं, इसको हम कहेंगे a इंटरसेक्शन b। इस तरह से मुझे 3 सेट्स के रूप में a यूनियन b का डिवीज़न हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी अगर हमें ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे ए यूनियन बी कितने विभिन्न भागों से मिलकर बना है। 3 भाग हमें नज़र आ रहे हैं, 3 सेट से मिलकर बना। ये तीनों सेट्स कैसे हैं, असंयुक्त समुच्चय है। तो हम लिखेंगे ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी, बी माइनस ए असंयुक्त समुच्चय है। असंयुक्त समुच्चय से हमारा अभिप्राय क्या है कि किन्हीं भी 2 सेट्स को अगर लिया जाए तो उनके बीच अगर इंटरसेक्शन लिया जाए या तो हमें 5 प्राप्त होता है। या हम ये कहें कि नहीं, 2 सेट्स की अगर हम बात करें तो 2 सेट्स के बीच में मुझे उभयनिष्ठ अवयव एक भी नहीं मिलेगा। चेक भी कर लेते हैं हम। a माइनस बी यहाँ पर क्या है 1 2 3, और ए इंटरसेक्शन बी क्या है यहाँ 4 5, और बी माइनस ए क्या है
6 7। तो अगर आप देखें इन दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट आ रहा है, नहीं आ रहा, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन अगर लिया जाए तो मुझे क्या मिलेगा, 5। इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया जाए तो भी मुझे 5 मिलेगा। इसीलिए किस तरह के समुच्चय है, असंयुक्त समुच्चय। अगर असंयुक्त समुच्चय होते हैं, मैं इसको मिटा देती हूँ। अगर असंयुक्त समुच्चय होते हैं तो हम ए यूनियन बी के अवयवों की संख्या किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं, असंयुक्त समुच्चय के अवयवों की संख्या के योग के बराबर होगा। ए यूनियन बी के अवयवों की संख्या कितनी होगी, इन तीनों सेट्स के अवयवों की संख्या के योग के बराबर होगा। तो मैं लिख देती हूँ एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी माइनस ए। हाँ, ये जरूरी है कि ये तीनों सेट कैसे होने चाहिए, असंयुक्त समुच्चय या डिसजॉइंट सेट। इंग्लिश में हम क्या रीड करेंगे, डिसजॉइंट सेट। अब हम यहाँ पर एक तो ये सूत्र पिछले लेक्चर में हमने देखा था। हाँ, अगर मुझे ए यूनियन बी के अवयवों की संख्या एन ए और एन बी के रूप में ज्ञात करनी हो तो फिर हम क्या करेंगे, ए माइनस बी देखते हैं क्या है यहाँ पर, ये है ए किस ए में जो अवयव हैं वो 1 2 3 4 5 है, और जो दो पार्ट में ए डिवाइड हो रहा है, अर्थात मैं इसे अलग से लिख देती हूँ, इसको पिक करके यहाँ लिख देते हैं 4 5 1 2 3 ए कितने डिफरेंट पार्ट से मिलकर बना है, दो पार्ट। ये पार्ट ए माइनस बी और ये ए इंटरसेक्शन बी है। अभी हमने रूल पढ़ा कि दो डिफरेंट पार्ट हैं जिसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो ये दोनों असंयुक्त समुच्चय कहलाएंगे। तो मैं ए के अवयवों की संख्या क्या लिख सकती हूँ, ए माइनस बी के अवयवों की संख्या प्लस ए इंटरसेक्शन बी के अवयवों की संख्या। तो एन ए माइनस बी के अवयवों की संख्या एन ए इंटरसेक्शन बी के अवयवों की संख्या। अब मुझे क्या मान चाहिए, ए माइनस बी के अवयवों की संख्या। तो यहाँ से एन ए माइनस बी कितना आएगा, एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इसी तरह से अगर मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी चाहिए तो वो क्या आएगा हमारे पास, एन बी माइनस ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी। बी सेट कौन से दो डिफरेंट पार्ट से मिलकर बना है, बी माइनस ए और ए इंटरसेक्शन बी, वही मैंने लिखा है। अर्थात मेरे पास एन बी माइनस ए कितना आ जाएगा, एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इन दोनों की वैल्यू मान लीजिए ये फर्स्ट है एंड ये सेकंड है, तो फर्स्ट व सेकंड से मैं इन दोनों की वैल्यू एन ए माइनस बी एन बी माइनस ए की वैल्यू यहाँ पुट कर देती हूँ। तो क्या मान आ जाएगा हमारे पास, एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। एक माइनस यहाँ प्लस है तो ये दोनों वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। मुझे क्या मिलेगा, एन ए, इसे मैं पहले लिख लेती हूँ, एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन
बी, अर्थात मुझे ए यूनियन बी के अवयवों की संख्या क्या प्राप्त हुई, ए के अवयवों की संख्या प्लस बी के अवयवों की संख्या माइनस ए इंटरसेक्शन बी के अवयवों की संख्या। अच्छा, इसे आप डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से भी देख सकते हैं। इसके लिए मैं एक दूसरा चित्र बना देती हूँ ताकि आप ढंग से ऑब्जर्व कर पाएं। सेट ए, सेट बी, ओके। अब ए यूनियन बी के अवयवों की संख्या की बात हो रही है, तो हम क्या करते हैं, ए के सारे एलिमेंट्स ले लेते हैं। सारे एलिमेंट्स ले लिए मैंने, ए के सारे एलिमेंट्स को मैंने काउंट कर लिया। अब बी के सारे एलिमेंट्स ले लेते हैं, बी के सारे एलिमेंट्स ले लेते हैं। बी के भी सारे एलिमेंट्स मैंने काउंट कर लिया, लेकिन इस काउंटिंग में हम देखते हैं कि उभयनिष्ठ भाग 2 बार काउंट हुआ है। उभयनिष्ठ भाग कौन सा सेट है, ए इंटरसेक्शन बी, इसीलिए आपको एक बार इस उभयनिष्ठ भाग को घटाना पड़ेगा, तभी हम कह सकते हैं कि मुझे क्या मिलेगा, ए यूनियन बी के अवयवों की संख्या मिलेगी। तो मैं इसे घटा देती हूँ, एन ए इंटरसेक्शन बी। तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से भी हम देखते हैं तो भी मुझे क्या मिल रहा है, एन ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी प्राप्त हो रहा है। तो बच्चों, दोनों ही तरीक़ों से आपको समझ में आया होगा, तो आप इसे नोट डाउन कीजिए। फिर आगे हम पढ़ते हैं इन्हीं संक्रियाएं जो अभी यूनियन और सर्वनिष्ठ संक्रियाएं जो आपको पढ़ाई है, उनके गुणधर्म। उनकी क्या क्या गुणधर्म हैं। जिस तरह संख्याओं के गुणधर्म होते हैं, संख्याएं क्रम विनिमय होती है या साहचर्य नियम का पालन करती हैं, सबसे पहले हम देखते हैं यूनियन संक्रिया के गुणधर्म। अगर एक सेट लिया जाए, नियम बता देते हैं, वर्गसम नियम। वर्गसम नियम किसे कहेंगे, अगर कोई सेट लिया जाए और उस सेट का उसी सेट के साथ ऑपरेशन किया जाए, सेट का सेट के साथ में क्या ऑपरेशन है, क्या संक्रिया है, कोई भी संक्रिया की जाए और मुझे वापस ए प्राप्त होता है, तो इसे हम कहेंगे वर्गसम नियम। तो हमने कौन सी संक्रिया पढ़ी है, एक यूनियन पढ़ी है और एक सर्वनिष्ठ। तो हम देखते हैं यूनियन की ही बात कर रहे हैं, तो ए यूनियन ए लिखने पर मुझे ए ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि अगर ए कोई सेट है तो ए के सारे अवयवों को शामिल, यूनियन में क्या करेंगे हम, ए के सारे अवयवों को शामिल करेंगे और ए के सारे अवयवों को शामिल करेंगे, लेकिन कभी भी सेट में हम अवयवों को रिपीट नहीं करते, तो मुझे वापस क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा। मान लीजिए ये आप ले रहे हैं 1 2 3, तो ए यूनियन ए भी आपको क्या मिलेगा, ए के सारे अवयवों को शामिल कर लिया, ए क्या फिर सारे अवयवों को शामिल किया, तो कॉमन जो अवयव हैं उनके अलावा हम शामिल करेंगे, तो कॉमन अवयव ए में वापस ए लिखें, तो कॉमन कोई अवयव है क्या इसमें, सारे कॉमन हैं। कॉमन अवयवों के अलावा हम इस ए के अवयवों को शामिल करेंगे तो कोई नहीं है, अर्थात ए यूनियन ए क्या आएगा, 1 2 3।
अब हम देखते हैं क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय यानी क्रम का परिवर्तन होने पर रिजल्ट अगर सेम रहता है तो उसे हम क्रम विनिमय नियम कहते हैं। अगर दो सेट के बीच में कौन सी संक्रिया है, यूनियन ए यूनियन बी लगाई जाए और इन दोनों सेट्स को आपस में इनका स्थान परिवर्तित कर दिया जाए, बी यूनियन ए लिखा जाए, तो मुझे सेम रिजल्ट मिलेगा, दोनों का रिजल्ट सेम मिलेगा। देख लेते हैं एक उदाहरण। सेट ए 1 2 लिया मैंने, सेट बी 2 3 लिया। अब ए यूनियन बी, ए के सारे अवयवों को शामिल कर दें। अच्छा, उभयनिष्ठ अवयव के अलावा आपको बी में क्या नज़र आ रहा है, 3, तो 3 को लिख दें। 2 ऑलरेडी आ चुका है, इसीलिए हम 2 को दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। और बी यूनियन ए निकालना है तो बी के सारे अवयव पहले लिखें आप। फिर ए में से कॉमन कौन सा एलिमेंट है, 2 के अलावा आप लिखें क्या आएगा, 1। अच्छा, 1 2 3 और 2 3 1 एक ही सेट है, क्योंकि सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता, यानी सेट में अवयवों के क्रम का कोई महत्व नहीं है, ये दोनों समान हैं। इसीलिए हमें क्या प्राप्त हुआ, ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए प्राप्त हुआ। तीसरा नियम हम देखते हैं, साहचर्य नियम। साहचर्य नियम क्या कहता है, अगर आपके पास में 3 सेट है, ए यूनियन बी यूनियन सी, सबसे पहले हम क्या करें, ए यूनियन बी हम निकालें, फिर उसका यूनियन सी के साथ करें, तो मुझे वही रिजल्ट मिलेगा जो ए का यूनियन बी यूनियन सी के साथ निकालने पर प्राप्त होता है। तो सबसे पहले ए यूनियन बी एक सेट ले लेते हैं, सी और डिफाइन कर देते हैं यहाँ पर, और फिर इसे समझते हैं 4 5 6। अच्छा, सबसे पहले ए यूनियन बी निकालें हम। ए यूनियन बी, यहीं से देखिए आप, ए यूनियन बी ऑलरेडी आपके पास में निकाला हुआ है, 1 2 3। यूनियन सी, सी 4 5 6। आगे चले हम, सेट ए 1 2 लिख दें हम, बी यूनियन सी, यूनियन लगाएं और बी यूनियन सी हम निकालें। तो बी यूनियन सी यानी बी के अवयवों को लिखें हम पहले, और फिर सी के अवयवों को लिखें। बी के अवयव क्या हैं, 2 3, सी के अवयव 4 5 6। कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है तो सारे अवयव शामिल हो जाएंगे, 2 3 4 5 6। अच्छा, अब इसका यूनियन अगर हम निकालें तो मुझे क्या मिलेगा, 1 2 3 4 5 6। और इसका यूनियन क्या मिलेगा मुझे, इन दोनों सेट्स का, 1 2 3 4 5 6। तो मैं यहाँ देखती हूँ कि मुझे लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड इक्वल मिल रही है, यानी ये नियम सत्य प्रूव हो रहा है। यानी मैं कह सकती हूँ कि समुच्चय में यूनियन संक्रिया साहचर्य नियम का पालन करती है। तो फिर हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी आपको इस तरह ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, यूनियन बी यूनियन सी। क्योंकि क्वेश्चन आपके पास ऐसा नहीं आएगा कि ए यूनियन बी निकाल के यूनियन सी निकालिए। हाँ, ए यूनियन बी यूनियन सी, क्योंकि दोनों का सेम रिजल्ट आ रहा है, तो फिर ब्रैकेट लगाने का भी महत्व नहीं है। जैसे कि हम संख्याओं में देखते हैं, 3 + 2 + 5, आप 3 + 2 करें या 2 + 5 पहले
जोड़ करके फिर उसमें 3 जोड़े, 3 प्लस 2 जोड़ करके फिर उसमें 5 जोड़े, तो मेरे पास सेम रिजल्ट आएगा। हाँ, भाग की संक्रिया में मैं ऐसा नहीं कह सकती, जैसे मैंने ये लिखा 3/5/7, ये लिखना वैलिड भी नहीं है, क्योंकि अगर आप पहले 3/5 लिखते हैं, यानी 5, 3 में 5 का भाग लगाते हैं, फिर 5 में 7 का भाग लगाते हैं, ठीक है, यानी 3/5 को पहले हल करें और फिर उसमें 7 का भाग लगाएं, या 5/7 को हल करके 3 में 5/7 का भाग लगाएं, तो दोनों ही केसेस में मुझे सेम आंसर नहीं मिलता, इसीलिए ऐसा लिखना वैलिड नहीं है। इस तरह से हम नहीं लिख सकते। हाँ, इसका मान अलग आएगा और इसका मान अलग आएगा, ये लिखना तो वैलिड है, लेकिन दोनों का रिजल्ट बराबर नहीं होने के कारण मैं ऐसा नहीं लिख पाऊंगी। आगे हम चलते हैं, तत्समकता नियम। तत्समकता नियम, तत्समकता नियम हमारा क्या कहता है, किसी भी सेट का यूनियन अगर किसी सेट के साथ लिया जाए तो मुझे वापस ए मिल जाए, ए के अलावा क्या होगा, फाई, ए यूनियन फाई, मुझे क्या मिलेगा, ए मिलेगा। आगे नियम हम पढ़ते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, फाई यूनियन ए अगर हम ज्ञात करें तो भी मुझे ए ही मिलेगा। फाई हमारा क्या है, रिक्त समुच्चय है। ठीक है, ये 4 नियम हो चुके हैं। एक नियम और देख लेते हैं हम, कि अगर ए सबसेट ऑफ बी, सबसेट आर इक्वल्स टू बी है और ए बराबर ए यूनियन बी, मुझे क्या मिलेगा, ये चेक करते हैं हम। ए यूनियन बी क्या मिलेगा, मुझे बी मिलेगा। एक उदाहरण से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। वेन डायग्राम बनाइए आप। ए इज सबसेट ऑफ बी। पहले हम बात करते हैं ए उपसमुच्चय है बी का, तब मुझे ए यूनियन बी कितना मिलेगा। उपसमुच्चय का मतलब ए के सारे अवयव बी में शामिल है, तो फिर आप इसे वेन डायग्राम द्वारा इस तरह से दर्शाएंगे, ये सेट ए है और ये सेट बी है। अब अगर आपको पूछा जाए ए यूनियन बी बताइए, ए के सारे अवयव शामिल कर लें, बी के भी सारे अवयव शामिल कर लें। ए के सारे अवयव शामिल कर लिए, बी के भी सारे अवयव शामिल कर लेते हैं, तो मुझे कौन सा सेट मिलेगा, सेट बी। उदाहरण भी ले सकते हैं आप, 1 2 लिया, इसमें मैंने 3 4 लिया, अर्थात ए क्या है 1 2 और बी में एलिमेंट्स क्या हैं 1 2 3 4। और अगर इसका यूनियन निकाला जाए, ए यूनियन बी अगर निकाला जाए, ए के एलिमेंट उभयनिष्ठ अवयवों को छोड़ करके शेष एलिमेंट बी के लिखने हैं, तो मुझे क्या मिला 1 2 3 4, यानी सेट बी मिल गया। तो जब भी आपके पास में ए सबसेट और इक्वल्स टू में भी देख लेते हैं, ए बराबर बी है, अगर ए बराबर बी के ही है तो मुझे ए यूनियन बी क्या मिलेगा, बी ही मिलेगा। दोनों सेट समान है, अर्थात दोनों में अवयवों की संख्या समान है और अवयव भी समान है। तो बच्चों, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। इसी तरह का कॉन्सेप्ट हमें किस में देखना है, सर्वनिष्ठ संक्रिया में देखना है। तो आप इसे नोट डाउन कीजिए, फिर सर्वनिष्ठ पर चलते हैं। सर्वनिष्ठ इंटरसेक्शन संक्रिया के
गुणधर्म। वर्ग सम नियम बहुत शॉर्ट फॉर्म में मैं बताने वाली हूँ, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल हमने पहले पढ़ ही लिया है। अगर ए के साथ में ऑपरेशन किया जाए ये, और मुझे रिजल्ट वापस ए मिल जाए, तो इसे कहेंगे हम वर्ग सम नियम। तो देखते हैं इंटरसेक्शन में, ए इंटरसेक्शन ए करे तो मुझे ए ही मिलेगा, अर्थात वर्ग सम नियम का पालन होता है। इस संक्रिया में वर्ग सम नियम का पालन होगा। सेकंड, क्रम विनिमय नियम। ए इंटरसेक्शन बी करें, ए और बी के साथ सर्वनिष्ठ संक्रिया की जाए, या बी और ए के साथ सर्वनिष्ठ संक्रिया की जाए, तो मुझे रिजल्ट सेम मिलेगा। साहचर्य नियम। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। पहले हम ए इंटरसेक्शन बी ले लें, फिर उसका इंटरसेक्शन सी के साथ लें, तो मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी हम पहले निकालें, फिर उसका इंटरसेक्शन ए के साथ लें, तो मुझे ये रिजल्ट मिलेगा। उदाहरण आप स्वयं ले सकते हैं। तत्समकता नियम। ए का इंटरसेक्शन किसके साथ लिया जाए कि मुझे वापस ए मिले? यूनिवर्सल सेट के साथ। किसके साथ लेंगे? यूनिवर्सल सेट के साथ। ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट बराबर ए मिलेगा। उदाहरण भी आप ले सकते हैं कोई। यूनिवर्सल सेट लिया मैंने 1 2 3 4 5 6 7। सेट ए लिया मैंने 1 2। यूनिवर्सल सेट का ही कोई सबसेट होगा जिसके अंतर्गत हम स्टडी कर रहे हैं। ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में उभयनिष्ठ अवयव कौन से हैं? 1 और 2। क्योंकि हमेशा जो भी सेट हम लेंगे वो यू का सबसेट ही होगा। सबसेट होने की वजह से अगर इसका इंटरसेक्शन लिया जाए तो मुझे मान क्या मिलेगा? ये सबसेट ही मिलेगा, या ये उपसमुच्चय ही मिलेगा। आगे हम पढ़ेंगे समुच्चयों में बंटन नियम। अगर आपके पास इस तरह से 3 सेट लिखे गए हैं जिसके बीच संक्रियाएं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी लिखी गई है, यानी आप बी इंटरसेक्शन सी निकाले पहले, फिर उसका यूनियन ए के साथ लें, तो हम डायरेक्ट नियम से क्या कहेंगे? ए यूनियन जो संक्रिया है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, 2 भाग में डिवाइड हो जाएगी। कैसे? ए और बी दोनों का यूनियन, ए और सी दोनों का यूनियन, और बीच में हम क्या लिखेंगे? इंटरसेक्शन। इस तरह से आपको डिवाइड करना है। सेकंड ऐसा भी हो सकता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। यहाँ इंटरसेक्शन या सर्वनिष्ठ किस पर डिस्ट्रीब्यूट होगी? यूनियन पर, यूनियन संक्रिया पर डिस्ट्रीब्यूट होगी। डिस्ट्रीब्यूट होने के कारण ए इंटरसेक्शन का जो साइन है वो 2 बार आएगा, एक बार बी के साथ, एक बार सी के साथ। तो कैसे लिखेंगे? ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी, और ये साइन यहाँ लिखा जाएगा। यही हमारा बंटन नियम है। एक उदाहरण लिखकर हम इसे प्रूव भी कर सकते हैं।
सेट ए, सेट बी, सेट सी, आप कोई सा भी सेट ए डिफाइन कर दें, सेट बी, सेट सी डिफाइन कर दें और फिर पहले LHS प्रूव करें, फिर RHS प्रूव करें। चलिए एक उदाहरण ले ही लेते हैं अपन। सेट ए लेते हैं 1 2 3, सेट बी लेते हैं 2 3, सेट सी लेते हैं 3 4 5। अब सबसे पहले हम फर्स्ट के LHS लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं। तो A यूनियन B इंटरसेक्शन C लिखा गया है, अर्थात पहले B इंटरसेक्शन C को हल करना है। हम साथ साथ ही लिख लेते हैं। सेट A क्या है 1 2 3, यूनियन लगाया हमने, और B इंटरसेक्शन C, आप देखें दोनों में कॉमन क्या है, B इंटरसेक्शन C 3 है, 3 कॉमन है, 3 लिख लिया मैंने। फिर इसका यूनियन क्या होगा 1 2 3। सेकंड A यूनियन फर्स्ट का RHS पार्ट देखते हैं। RHS पार्ट मुझे क्या मिल रहा है, A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। अच्छा A यूनियन B निकाले हम। A यूनियन B, A के सारे एलिमेंट्स, B के सारे एलिमेंट्स, B के एलिमेंट्स दोनों कॉमन हैं, दोनों एलिमेंट्स कॉमन हैं, इसलिए यही लिखे जाएंगे। फिर इंटरसेक्शन लगाया, A यूनियन C सेट है तो सेट का पहले साइन ऑलरेडी लगा दें और A यूनियन C निकालें। A यूनियन C, सेट A के सारे एलिमेंट्स 1 2 3, सेट C के एलिमेंट्स 3 तो है ही, इंक्लूड है ही, 4 और 5 वो लिख देते हैं, 4 5। अच्छा इसका इंटरसेक्शन ले तो मुझे क्या मिलेगा 1 2 3। तो आपने यहाँ देखा है LHS बराबर RHS मिल रहा है मुझे। ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड दोनों इक्वल मिल रही है, लेफ्ट और राइट साइड दोनों इक्वल मिल रही है, अर्थात समुच्चयों में ये बंटन नियम लागू होता है। इसी तरह से समुच्चयों में ये बंटन नियम भी लागू होता है। इसे आप स्वयं करके देखें। तो ये सब क्लियर है आपको। अगले चैप्टर में या अगली क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं। समुच्चय लगभग कंप्लीट हो चुका है हमारा, सारे कॉन्सेप्ट कंप्लीट हैं। अब हम इस पर आधारित समुच्चय की संक्रिया पर आधारित कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि हम उसका एप्लीकेशंस देख सकें, इन समुच्चय की संक्रिया का एप्लीकेशंस देख सकें कि ये कहाँ कहाँ यूज होती है, कौन कौन से हमारे दैनिक जीवन के सवालों में यूज होती है। फिर मिलेंगे।